गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? वेरी गुड, अच्छे ही रहना। स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो चलिए आज हम लोग हमारा जो दूसरा लेसन था कवि का चुनाव, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने हमारा जो कवि का चुनाव ये जो लेसन था उसका पहला पार्ट है वो देखा था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। पेज नंबर 9। और अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो राजा थे वो राजा ने अपने दरबार के लिए कुछ उनके कवि की जरूरत थी, और जब उन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट की तब वो 1001 जो कवि है वो वहां पे आए, और उसके बाद उनको चुनाव करने में बहुत दिक्कत हो गई। और जो राजा के मंत्री थे वो भी बहुत कंफ्यूज थे कि इसमें से कौन सा जो कवि है वो हमारे दरबार के लिए हम लोग रखें। उसके बाद और ये कंफ्यूजन के कारण उन्होंने क्या किया, जो राजा थे उन्होंने इन सारे जो कवि थे उनको कैद करने की कैद करने की जो आज्ञा है वो आज्ञा दी, कैद करने का हुक्म दिया। और उन्होंने बोला अगर इस शहर में किसी ने भी कविता की या कविता के बारे में जिक्र भी किया तो भी हम सबको एक जो आदमी है, एक बलवान आदमी जो है वो उनके ऊपर कोड़े चलाएगा और उनको मार देगा। इसी कारण शहर में कोई भी जो लोग थे वो कविता करने के बारे में सोच नहीं रहे थे। इतना ही नहीं तो वो कविता के बारे में बोल भी नहीं रहे थे। तो चलिए पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 9 पर ये जो दूसरा कहानी का पार्ट है, जो दूसरा भाग है कहानी का, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोगों को मैंने बोला है राइट कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप लोग उस लाइन पर हाथ रखने वाले हैं। तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग उस लाइन पे हाथ रखिएगा तो आप लोगों को भी समझेगा, ठीक है। चलिए, 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए, और उन लोगों ने तो जो महाराज थे उन्होंने तो कवियों को कैद करके रखा था, और इस बात को अभी 6 महीने गुजर गए थे। और 6 महीने के बाद जो महाराज है जहाँ पे उन 1001 कवियों को रखा गया था उनके यहाँ पे गए, उन कैद खाने में गए और उन सब की तलाशी की आज्ञा दी। और वो जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब ये जो कवि थे जो कैद थे उन सबको तलाशने की आज्ञा दी। 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले, और जो 1001 कवि थे उसमें से 101 ऐसे कवि निकले जिन्होंने बंदी गृह की इन कड़ी यातनाओं के बीच में रहते हुए भी रात के समय जाग कर पहरेदारों से छुपा कर कविता की थी। और ये जो 1001 कवि थे कैद खाने में, उसमें से 101 ऐसे कवि थे जिन्होंने इन कड़ी यातनाओं के बावजूद, यातनाएं मतलब क्या, पहला वर्ड क्या है, यातनाओं का मीनिंग क्या है, यातनाओं का मीनिंग है कष्ट। यातनाओं का मीनिंग क्या है, कष्ट। मतलब उन 1001 कवियों में से 101 ऐसे कवि थे जिन्होंने इतने कष्टों के बाद भी, इतनी यातनाओं के बीच में रहते हुए भी रात को जब सोते थे तब जाग कर पहरेदारों से छुपा कर, और वो रात को जागते थे और जो पहरेदार थे उन लोगों से छुपाकर कविता की थी। और उन्होंने 101 जो कवि थे उन्होंने कविता की थी, और यह न सोचा कि अगर महाराज को उनके इस अपराध का पता लग गया, और ये सब करते हुए वो जो 101 कवि थे ये सब करते हुए उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर
महाराज को इस बारे में पता चला तो क्या होगा? उनका क्रोध जाग उठेगा। और उनका जो क्रोध है, क्रोध मतलब क्या? उनका जो क्रोध है, क्रोध का मीनिंग क्या होता है? गुस्सा। उनका जो गुस्सा है, उनका जो गुस्सा है वो जाग उठेगा और इस राज्य का सबसे बलवान आदमी उन्हें कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। मतलब वो जो 1001 कवि थे उसमें से 101 कवि ऐसे थे जिन्होंने रात रात भर जाग कर पहरेदारों से बचकर अनेक यातनाओं मतलब अनेक कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने जो है वो इस 6 महीने में कविता लिखी थी। और इतना ही नहीं, उनको ये बात भी पता थी कि जो महाराज है उन्होंने आज्ञा दी है कि अगर किसी ने कविता लिखी तो उनको एक बलवान आदमी जो है वो कोड़े से मार डालेगा। इतना मतलब महाराज का गुस्सा होते हुए भी, महाराज का क्रोध उन्होंने सहन करके भी ये जो 101 कवि थे उन्होंने कविता लिखी। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा? और ये सब देखने के बाद महाराज ने अपने मंत्री से क्या कहा? तुमने देखा? यह 900 आदमी कवि न थे, नाम के भूखे थे। ये जो 1001 आदमी हमारे दरबार में आए थे उसमें से ये जो 900 आदमी थे वो कवि नहीं थे, वो सच्चे कवि नहीं थे, नाम के भूखे थे। वो सिर्फ अपने नाम के भूखे थे कि हम लोग राजा के दरबार में जाएंगे और राजा के दरबार में हम लोगों को जो है वो बहुत सारे उपहार मिलेंगे, बहुत सारे प्रसिद्धि मिलेगी। ये जो 900 कवि थे वो सिर्फ नाम के ही भूखे थे। उनके 6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो। और वो जो 900 कवि है उनको अपनी जो 6 महीने की उनकी जो तनख्वाह है वो देकर उनको यहाँ से छोड़ दो, उनको विदा कर दो। विदा कर दो मतलब क्या? छोड़ दो। और यह 101 आदमी किसी हद तक कवि है और इसमें से जो 900 तक गए और उसमें से जो ये 101 आदमी है वो रियल में वो सच में कवि है। उनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो। और वो जो कवि है उनको रहने के लिए हमारा जो मोर महल है, हमारा जो महल है वो दे दो। और देखो उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। और तुम खास इन लोगों का ध्यान रखो कि इन लोगों को कोई भी तकलीफ मतलब परेशानी, तकलीफ मतलब क्या? परेशानी। तकलीफ मतलब क्या? परेशानी। ये जो 101 लोग हैं उनको हमारा जो मोर महल है उनमें रहने के लिए दे दो। और तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि इन्हें कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये जो 101 आदमी है जो कवि है उनको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। मंत्री ने ऐसा ही किया और वो जो मंत्री था उन्होंने वैसा ही किया। अब यह कवि अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छा भोजन खाते थे। और वो जो कवि थे, 101 जो कवि थे, वो अब क्या करते थे? वो अब अच्छा भोजन करते थे और अच्छा जो है वो अच्छे कपड़े पहनते थे। क्यों कपड़े पहनते थे अच्छे और क्यों उनको भोजन अच्छा मिलता था? क्योंकि
वो जो राजा है उन्होंने उनकी जो सजा है वो माफ कर दी थी और उनको राजा के ही एक जो मोर महल था उस मोर महल में रहने की आज्ञा दी थी। और इस वजह से ही ये जो सारे 101 कवि थे वो मजे से आनंद से उस महल में रहते थे और उनको खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी। और इतना ही नहीं, उनको कपड़े भी अच्छे जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े अभी वो पहनने लगे थे। 6 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर एक बार फिर 101 कवियों के महल में गए और फिर से 6 महीने के बाद इन सबको अभी 6 महीने हो चुके थे कि ये जो सारे कवि हैं वो मोर महल में रह रहे हैं। और ये जो 6 महीने बाद फिर से वो जो महाराज है वो अपने मंत्री के साथ उस मोर महल में गए और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले। और वो जो महाराज है उन्होंने और उन मंत्री ने वो जो कवि थे उन सबको अपने सामने बुलाया और वो कहने लगे, जो महाराज है वो कहने लगे, तुमने बीते 6 महीने में क्या कुछ कहा है, हम सुनना चाहते हैं। और वो जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन सारे ये जो कवि थे उन सबको अपने सामने बिठाया, सामने बुलाया और कहा कि देखो अभी आप लोगों को 6 महीने हो गए हैं कि आप लोग ये जो मोर महल है उसमें रह रहे हो, तो इस 6 महीने में आपने कुछ नया तैयार किया है, कुछ नई कविता हो, कुछ नई शायरी हो, कुछ भी हो, आपने नया कुछ जो है वो तैयार किया है क्या? अगर किया है तो मैं वो देखना चाहता हूँ और वो जो नई शायरी है, जो नई कविता है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। 101 आराम दासों में से सिर्फ एक ऐसा था और वो जो 101 आरामदास थे जो कवि वहां पे ठहरे हुए थे उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा कवि था जिसने अपने मन के उद्गारों को शब्द में बांधा था। और 101 आदमी में से सिर्फ एक ही ऐसा कवि था, एक ही ऐसा आदमी था जिसने अपने मन के उद्गारों को, अपने मन के उद्गारों को मतलब क्या? उद्गार मतलब क्या? भावनाओं को। उद्गारों मतलब क्या? भावनाओं को। वो जो 101 कवि थे उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा कवि था, एक ही ऐसा आदमी था जिन्होंने अपने उद्गारों को मतलब अपनी भावनाओं को जो है वो शब्दबद्ध किया था, मतलब उस पर उन्होंने कविता जो है वो कविता तैयार की थी। 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ही ऐसा था। अभी आरामदासों में से मतलब क्या? सिर्फ जो आराम कर रहे थे, जो मोर महल में आराम कर रहे थे उसमें से। आरामदासों मतलब क्या? जो आराम कर रहे थे, ठीक से खा पी रहे थे, बस खाना पीना आराम करना, खाना पीना आराम करना, बस इतना ही ये लोग कर रहे थे। उन सब आदमियों में से सिर्फ एक ही ऐसा कवि था, एक ही ऐसा आदमी था जिन्होंने अपने उद्गारों को भावनाओं को शब्दबद्ध किया था, मतलब शब्द में जो है वो रचा था, शब्द में बांधा था। दूसरे मौज मस्ती करते थे। जो दूसरे थे मतलब जो 100 कवि थे बचे हुए, वो 100 के 100 जो कवि थे वो दिन भर बस मस्ती करते रहते थे। ऐश आराम जो उनको मिल रहा था उसका सिर्फ वो आनंद उठा रहे थे। वह एकांत में बैठकर आप ही अपनी कविता पढ़ता था और वो जो उन 101 में से जो एक ही कवि था वो क्या करता था, जब ये सारे के सारे लोग जो है वो मस्ती करते थे, अपने इस ऐश आराम का आनंद उठाते थे, तब
ये जो एक ही कवि था, एक ही आदमी था, वो क्या करता था, वो एकांत में बैठकर अपनी ही कविताएं पढ़ता था। वो जो एक आदमी था वो एकांत में अपनी जो कविता है, उसकी खुद की जो रचनाएं हैं वो पढ़ता था, खुश होता था और पढ़ने के बाद वो खुश भी होता था। जैसे जंगल में मोर आप ही नाचता है। कैसे वो जो आदमी है, वो एक जो कवि था, वो कैसे खुश होता था, जैसे कि जंगल में मोर होते हैं। मोर क्या करते हैं जंगल में, उनको कोई बताता है क्या कि चलो अभी नाचो, चलो अभी गाओ या कुछ आवाज निकालो? नहीं, वो जो मोर है जंगल में, वो खुद ही जब बारिश की शुरुआत होती है, वो खुद में मस्त हो जाता है और खुद के लिए वो गाता है, नाचता है और झूमता है। वैसे ही ये जो कवि था, वो जो 100 के 100 लोग जब मस्ती करते थे, तब ये एक जो आदमी था, वो खुद अपनी जो कविताएं थी, खुद की जो रचना थी, वो पढ़ता था और खुश होता था, मानो जंगल का मोर ही हो। आप ही देखकर खुश होता था और अपनी ही रचनाएं देखकर वो अपने ही मन में खुश होता था। चांद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, और ये सब देखकर जो चांद और सूरज के जो मंत्री थे, जो महाराज थे, उन्होंने अपने मंत्री से कहा, क्या कहा, ये 100 आदमी भी कवि न थे। और उन्होंने क्या कहा, राजा ने अपने मंत्रियों से क्या कहा कि ये जो 100 कवि थे, वो भी सही मायने में कवि नहीं थे, आराम के भूखे थे। वो सिर्फ आराम के भूखे थे, मतलब उनको सिर्फ आराम चाहिए था। उनको जो है वो मस्ती करने के लिए, अपना दिन आनंद से व्यतीत करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत थी। बस उनको ये ऐश और आराम जो है वही उनको चाहिए था। वो सही मायने में कवि नहीं थे, वो सिर्फ आराम के भूखे थे, उनको सिर्फ आराम ही चाहिए था। जब यह कैद थे, उनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी। और वो जो 101 कवि थे, वो जो 101 आदमी थे, जब वो कैद खाने में कैद थे, तब उनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी। तब ये जो आदमी है, उनकी जो आंखें हैं, वो खुद की दुर्दशा मतलब क्या, बुरी हालत। दुर्दशा मतलब क्या, बुरी हालत। दुर्दशा मतलब क्या, बुरी हालत। दुर्दशा यानी बुरी हालत। बुरी हालत। जो ये 100 आदमी थे, जब कैद खाने में कैद थे, तब वो खुद ही अपनी दुर्दशा, मतलब अपनी खुद की ही जो बुरी हालत है, उस पर वो रोते थे। उनको बहुत दुख होता था कि हे भगवान, ये क्या हो गया, हम तो चले थे ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए, और यहाँ पे तो हम लोगों को कैद खाने में रखा गया। उस समय उन्होंने कविता की ओर उसमें अपने भाग्य के अंधेरे का रोना रोया। और वो जो कैद खाने में जब थे, और उन्होंने जब ये कविताएं लिखी थी, तब उन्होंने एक्चुअली क्यों लिखी थी, बिकॉज वो जो अपने जो विचार थे, वो अपनी जो दुर्दशा थी, अपनी जो बुरी हालत थी, वो इस कविता के जरिए वो लिख रहे थे। और इसमें अपने भाग्य के अंधेरे को रोना रोया। और उन्होंने उस कविता में सिर्फ अपना जो बुरा भाग्य चल रहा है, अपना जो बुरा वक्त चल रहा है, उसी के ऊपर रोना रोया, उसी के ऊपर उन्होंने टिप्पणियां की, या उसी के ऊपर उन्होंने अपने विचार जो है वो व्यक्त किए। मगर जब वे काली घड़ियां गुजर गई, मगर जब वो काली घड़ियां मतलब क्या, समय। ये जो काली घड़ियां थी, एक मिनट, हाँ,
ये जो काली घड़िया थी, घड़िया मतलब क्या, समय, घड़िया, घड़िया का यहाँ पे हम लोग मीनिंग क्या निकालेंगे, समय। जो उनका काला समय चल रहा था, उनका काला समय कौन सा चल रहा था कि वो जो है वो कैद खाने में कैद थे, ये उनका काला समय चल रहा था। तब जब उनका काला समय चल रहा था तब वो सिर्फ अपने भाग्य को लेकर रो रहे थे, अपने भाग्य को कोस रहे थे। मगर जब वे काली घड़ियां गुजर गई तो ये काव्य और कल्पना की कला भी भूल गए। और जब इन 100 लोगों की जब काली घड़ियां गुजर गई, उनका जो बुरा समय था वो गुजर गया, तब वो धीरे धीरे करके अपने जो अपनी मन की जो कविता है या कवि जो है, उन कवि शैली को भी वो भूल गए और उनकी जो काव्य की कल्पना थी वो भी वो लोग भूल गए। यह दुख के दिनों के कवि है, और ये जो है वो सिर्फ दुख के दिनों के कवि है। दुख के दिनों के कवि मतलब क्या, वो सिर्फ अपने जो बुरे दिन चल रहे हैं उसके ऊपर ही रो सकते हैं, या उसके ऊपर ही जो है वो अपनी जो नसीब की काली घड़ियां है उसे ही सिर्फ कोस सकते हैं। और वो सिर्फ दुख के समय के कवि है, उनको सिर्फ दुख मनाना ही आता है, उनको सिर्फ दुख मनाना ही आता है, सुख के समय के कलाकार नहीं है। और ये जो 100 जो कवि है वो जो है वो सुख के समय के कवि नहीं है, मगर मतलब अगर उनको कुछ सुख का समय आए, अगर मैंने उनको कभी कहा कि मैं आज बहुत आनंद में हूँ, हमारे जो शहर में सुख की घड़ियां चल रही है, तो आप लोग उसके ऊपर कविता बनाओ, तो ये लोग बना नहीं सकेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ दुख के समय के कवि है। इनको महल से निकाल दो। और ये सब होने के बाद उस राजा ने इन 100 कवियों को भी महल से निकाल देने का आदेश दे दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये जो 100 कवि वहां पे बचे हुए थे, जो मोर महल में रह रहे थे, उन सबको भी महल से निकल जाने को कहा, महल से निकाल देने को कहा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। जब हम लोगों का नेक्स्ट लेसन होगा तब हम लोग इसका आगे क्या हुआ, इस कहानी में आगे क्या हुआ वो देखेंगे। मतलब ये जो पार्ट नंबर 3 है वो हम लोग उस वक्त देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि ये जो 101 कवियों को राजा ने अपने मोर महल में रहने की परमिशन दी थी, रहने को कहा था, और अपने मंत्री से कहा था कि ये जो कवि है उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ऐसे करते करते ही जो 6 महीने है वो 6 महीने गुजर गए, और 6 महीने के बाद फिर से वो जो राजा है वो अपने मोर महल में गया, और उन सारे कवियों को अपने सामने बिठाकर उसने कहा कि बताओ मुझे कि आपने अभी कौन से विषय पर और कौन सी भावनाओं पर आपने कविता लिखी है। पर वो जो 101 आदमी थे वो उसमें से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा था जिन्होंने इस 6 महीने की जो शांति थी, वो जो सुख की घड़ियां वो बिता रहे थे, उसमें भी अपनी भावनाओं को उसने लिखा था, कागज के ऊपर उन्होंने लिखा था। बाकी के जो 100 आदमी थे, बाकी के जो 100 कवि थे, वो सिर्फ अपनी मौज मस्ती करने में ही लगे हुए थे। उन्होंने इस 6 महीने की मौज मस्ती में एक भी कविता नहीं लिखी। तो राजा ने बाकी लोगों से कहा कि ये जो 100 कवि है वो सिर्फ दुख के दिनों के कवि है, वो मोर नहीं है, वो सुख के दिनों पर कविताएं नहीं लिख सकते, वो सिर्फ जो मस्ती है, मजाक है, वही कर सकते हैं। अपने जीवन को वो सिर्फ सुख से भरना चाहते हैं, पर इसके लिए वो कुछ काम नहीं करना चाहते। और इन 101 आदमियों में से सिर्फ एक ही कवि ऐसा है जिन्होंने अपने सुख के दिनों में भी
कविताएं लिखी है, कविताओं की अलग अलग रचना जो है वो की है। ऐसा सिर्फ एक ही आदमी है। तो तुम क्या करोगे, तुम लोग ये जो 100 आदमी हैं उन सब को ये जो मोर महल है उन मोर महल से निकाल दोगे और ये जो एक आदमी है वही यहाँ पे रहेगा। यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा। आगे की जो कहानी है वो हम लोग अगले जो लेसन है हमारा, जब लेक्चर होगा हमारा, तब अगले लेक्चर में हम लोग आगे की कहानी जो है वो पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोगों को होमवर्क यही रहेगा कि आज तक हम लोगों ने जितनी कहानी मैंने आप लोगों को सिखाई है वो आप लोग फिर से शांति से अपने पेरेंट्स के सामने पढ़ोगे। ठीक है, जोर से आप वो अभी तक जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी है वो जोर से आप अपने पेरेंट्स के सामने पढ़ोगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम लोग इसकी कहानी का अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 वो देखने वाले हैं। ठीक है, होमवर्क जो है वो जरूर करना और आगे की कहानी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।